सो गाइज आइए जानते हैं कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ये टाइनी पार्टिकल्स बारिश करवाते हैं। सो गाइज इसके लिए हमें सबसे पहले वाटर की केमिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। और दोस्तों ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। अब दोस्तों ऑक्सीजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर अधिक तेजी से खींचकर रखता है। और इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन एटम है इन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके विपरीत ऑक्सीजन एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब चार्ज के इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वाटर का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण टूटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, और इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक होता है। वाटर लिक्विड इसीलिए होता है क्योंकि यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिफॉर्म होते रहते हैं, यानी कि यही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। अब गाइज यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो इसके लिए हमें उसे हीट देनी होती है, और हीट क्या होती है? एग्जैक्टली दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब दोस्तों इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए वो तेजी के साथ में रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब दोस्तों वाटर के सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की, और इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर ऊपर हवा में फैलने लग जाते हैं। इसी को हम वाष्पन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। अब दोस्तों नेचुरली ये प्रोसेस नदियाँ, तालाबों और बड़े बड़े महासागरों में सूर्य की रोशनी के द्वारा संपन्न होती है। आइए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर वायुमंडल तक पहुंचते हैं। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद में 21% ऑक्सीजन और 0.03% के लगभग में CO2 गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है 28 एटॉमिक मास यूनिट, और इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 32 एंड CO2 का होता है 44। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि H2O का एटॉमिक मास कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 18, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इन तीनों गैसों से काफ़ी हल्का होता है। और अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, ये सभी गैसें H2O मॉलिक्यूल से काफ़ी भारी होती है, इसीलिए ये H2O मॉलिक्यूल्स के नीचे से प्रेशर लगाती है और उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर देती है, जिससे ये मॉलिक्यूल्स ऊपरी वायुमंडल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन गैसों की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे ही तापमान कम होता जाता है। अब तापमान कम, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगेगी और इसीलिए हाइड्रोजन बंध अधिक प्रभावी होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी ये H2O मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर वाटर ड्रॉपलेट या फिर आइस क्रिस्टल नहीं बना सकते हैं। इन्हें आइस क्रिस्टल या फिर वाटर ड्रॉपलेट बनाने के लिए किसी सरफेस या फिर किसी न्यूक्लियाई की जरूरत होती है, और यहीं पर दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे वो फैक्टर्स काम आते हैं, जैसे कि सी सॉल्ट, पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ सूक्ष्म जीवाणु आदि। दोस्तों बेसिकली ये सभी पार्टिकल्स इन H2O मॉलिक्यूल्स को एक न्यूक्लियस या एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं जिस पर ये H2O मॉलिक्यूल्स चिपक सकें और एक आइस क्रिस्टल या एक वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले सकें। दोस्तों जब इन पार्टिकल्स के ऊपर H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, तब इस न्यूक्लियाई को कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि इसी न्यूक्लियाई के ऊपर कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब इस न्यूक्लियाई के ऊपर ये H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते जाते हैं और एक मैक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल्स हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ये टाइनी इम्प्योरिटीज क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि बादलों का निर्माण करती है, और बादलों का यदि निर्माण ना होगा तो बारिश ही नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इन्हीं पार्टिकल्स के कारण हम जीवित मौजूद हैं। खैर अब हम जानते हैं कि इन बादलों से पानी नीचे कैसे आता है। सो गाइस शुरू में हमने जाना था कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं तब इन्हें हीट की आवश्यकता होती है, ये हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो ठीक इसके विपरीत जब ये बादलों के रूप में कंडेंस होते हैं तो उतनी ही मात्रा में ये हीट को री एमिट भी करते हैं, यानी कि बादलों के आसपास में ये उतनी ही मात्रा में ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। इस कारण बादलों के आसपास की हवा काफ़ी गर्म हो जाती है। अब दोस्तों इस कारण बादलों के नीचे भी गर्म हवा आ जाती है, और हम सभी जानते हैं गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, और इसीलिए इस गर्म हवा से बादलों को लिफ्ट फोर्स मिलता है और इसीलिए वो हवा में तैरते रहते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होने लगती है तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगती है,
लेकिन बादलों के नीचे यदि अधिक गर्म हवा है तो ये इन्हें दोबारा से वेपोराइज्ड कर देगी और ये वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा H2O मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर और ऊपर की ओर उठ जाएंगी। अब दोस्तों इन बादलों के नीचे यदि कहीं से ठंडी हवा आ जाए तो ये गर्म हवा और अधिक देरी तक इन बादलों को ऊपर नहीं ताने रख सकती है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगती है और एक बड़ी पानी की बूंद का रूप ले लेती है और इसी को हम बारिश कहते हैं। और इसी प्रकार यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए तो यही पानी की बूंदें बर्फ या फिर ओलों के रूप में नीचे गिरने लगती है। सो दोस्तों इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से बारिश या फिर ओलावृष्टि होती है। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों वर्षा वनों या घने जंगलों में अधिक बारिश होती है, क्योंकि इनके पेड़ पौधे हवा को कंट्रोल करते हैं, उसके टेम्परेचर एंड उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो गाइज आइए अब जानते हैं कि कैसे दुबई या अन्य जगहों पर आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। आर्टिफिशियल रेन की शुरुआत 1946 के टाइम से हुई है। इस प्रोसेस में एरोप्लेन्स या हॉट एयर बलून्स के द्वारा ऊपर आसमान में जाया जाता है और वहां पर सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस यानी कि CO2 को स्प्रे किया जाता है। अब दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स के लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं और इस प्रकार ये बादलों का निर्माण करते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसी के द्वारा वहां पर कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कैसे पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उठता है, कैसे बादलों का निर्माण होता है और कैसे उन बादलों से बारिश होती है। इसके बाद में आप लोगों ने ये भी जाना कि आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हमारे वायुमंडल में मौजूद इन टाइनी इम्प्योरिटीज का बारिश करवाने में कितना अहम रोल है। सो दोस्तों वीडियो हमेशा की तरह यदि नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। सो गाइज अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।